सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, पेट्रोल बचाओ। जरा सोचिए, जब देश के बिल्कुल शीर्ष नेतृत्व से ऐसी अपीलें अचानक आने लगे, तो पर्दे के पीछे असल में क्या चल रहा होता है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बिल्कुल सीधे इसी मुद्दे पर बात करने वाले हैं। हाल ही में एक बहुत ही चर्चित सोर्स मटेरियल सामने आया है, जो सरकार के इन आर्थिक निर्देशों और उनकी जमीनी हकीकत पर कुछ बहुत ही तीखे सवाल उठाता है। आज के इस एक्सप्लेनर का मकसद है इस पूरी स्थिति को डिकोड करना, वो भी पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव तरीके से। हम देखेंगे कि आखिर नागरिकों से इस तरह के त्याग की मांग क्यों की जा रही है और आलोचकों का इस पर क्या कहना है। कोई अपनी राय नहीं, सिर्फ और सिर्फ सोर्स में दिए गए तथ्यों का एक सीधा सिलसिलेवार विश्लेषण। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हम इस पूरी चर्चा को इन 6 हिस्सों में बांटकर देखेंगे। सार्वजनिक अपीलों के विरोधाभास से लेकर हमारी अर्थव्यवस्था के बैकड्रॉप और अंत में जिम्मेदारी के उस पैटर्न तक जिसे इस सोर्स ने प्रमुखता से उठाया है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं सार्वजनिक अपीलों और उनमें छुपे विरोधाभास की। अब सोर्स कमेंट्री जिस बात को सबसे ज़्यादा हाईलाइट करती है वो है ये भारी अंतर। एक तरफ आम लोगों से कहा जा रहा है कि भाई पेट्रोल बचाइए, विदेश यात्राएं कम कीजिए, अपने खर्चों में कटौती कीजिए, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ आलोचकों ने डेटा के साथ बताया है कि खुद नेतृत्व बड़े बड़े राजनीतिक रोड शो, एयर शो और इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक ट्रिप्स कर रहा है। सोर्स यहाँ सीधा सवाल पूछता है, क्या संसाधन बचाने की सारी जिम्मेदारी सिर्फ आम नागरिक की है? अगर पेट्रोल बचाना देशभक्ति है, तो क्या ये नियम बड़े काफिलों और वीआईपी कल्चर पर लागू नहीं होना चाहिए? अब इसे और गहराई से समझने के लिए हमें अर्थव्यवस्था के बैकड्रॉप को देखना होगा। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 50 लाख परिवार। और वैसे अगर हम इस बात को 8K वीडियो की तरह बिल्कुल क्लियर और शार्प तरीके से देखें तो तस्वीर काफी परेशान करने वाली है। सोर्स के मुताबिक ये उन कारीगरों के परिवारों की संख्या है जिनकी आजीविका सीधे तौर पर सोने चांदी के काम से जुड़ी है। अब जब ये अपील की जाती है कि 1 साल तक सोना बिल्कुल मत खरीदो, तो इन लाखों कारीगरों के रोजगार का क्या होगा, जिनमें से ज्यादातर ओडिशा और बंगाल जैसे राज्यों से आते हैं। बात सिर्फ कारीगरों तक ही सीमित नहीं है। देखिए, सोना हमारी जीडीपी का लगभग 7% है और राष्ट्रीय निर्यात में 10 से 12% का योगदान देता है। इसे अचानक से रोकने के आर्थिक परिणाम बहुत गंभीर हो सकते हैं। और तो और रिपोर्ट एक और चौंकाने वाला आंकड़ा देती है, सरकारी तेल कंपनियों को रोजाना करीब 1700 करोड़ रुपए का भारी नुकसान हो रहा है। चुनाव खत्म होते ही कमर्शियल एलपीजी और ईंधन की कीमतों में जो तेज उछाल आया है, वो इसी का नतीजा है। यानी संकट काफी गहरा है और इसका सीधा असर आम आदमी की जेब पे पड़ रहा है। चलिए अब इस संकट की टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। सोर्स एक बहुत ही दिलचस्प क्रोनोलॉजी सामने रखता है। देखिए, मार्च में विपक्ष ने चेतावनी दे दी थी कि एक बड़ा आर्थिक तूफान और ईंधन का संकट आने वाला है। फिर अप्रैल आया, चुनाव का समय। उस वक्त सरकार और पेट्रोलियम मंत्रालय ने कीमतों में बढ़ोतरी की किसी भी बात से बिल्कुल साफ इनकार कर दिया था। लेकिन जैसे ही मई में चुनाव खत्म हुए, अचानक से संसाधन बचाने की पब्लिक अपीलें शुरू हो गईं। सोर्स ये सवाल उठाता है कि क्या चुनावी फायदों के लिए इन गंभीर आर्थिक चेतावनियों को जानबूझकर इग्नोर किया गया? अब देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस संकट से कैसे निपटा गया। ये तुलना बहुत कुछ साफ कर देती है। जब वैश्विक ऊर्जा संकट आया, तो ऑस्ट्रेलिया ने तुरंत टैक्स में कटौती की और एक नेशनल फ्यूल सिक्योरिटी प्लान लागू किया। ब्रिटेन को देखें तो उन्होंने अपने नागरिकों को बिजली बिल में 100 पाउंड की सीधी छूट दी और फ्यूल ड्यूटी घटा दी। मतलब वहां की सरकारों ने जनता को साफ तौर पर आर्थिक राहत दी। लेकिन भारत के संदर्भ में सोर्स के मुताबिक सरकार की तरफ से कोई स्पष्ट आर्थिक राहत नहीं दिखी, बल्कि लोगों से त्याग करने को कहा गया और उसे सीधे देशभक्ति से जोड़ दिया गया। इसी बात को ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट और पुख्ता करती है, जिसे सोर्स ने कोट किया है। जरा इस अंतर को देखिए। चीन के पास 1.25 अरब बैरल तेल का रणनीतिक भंडार है और भारत के पास सिर्फ 21 लाख बैरल। ये एक बहुत बहुत बड़ा फासला है। ये साफ दिखाता है कि तेल भंडारण क्षमता में इस कमी ने हमारी स्थानीय अर्थव्यवस्था को ग्लोबल झटकों के सामने कितना ज्यादा वल्नरेबल यानी असुरक्षित छोड़ दिया है। अब आगे बढ़ते हैं वर्कफोर्स पर पड़ने वाले प्रभाव की तरफ। आलोचक इस बात को लेकर काफी मुखर हैं कि इस संकट के बिल्कुल बीचों बीच नए लेबर कोड लागू कर दिए गए। ये वो कानून हैं जो पिछले 5 सालों से ठंडे बस्ते में थे। अब नया नियम यह है कि फैक्ट्री मालिक बिना सरकार की पूर्व अनुमति के 300 तक मजदूरों को सीधे काम से निकाल सकते हैं। यानी एक तरफ तो मजदूरों से कहा जा रहा है कि वो हड़ताल न करें और दूसरी तरफ उनके लिए नौकरी से निकाला जाना और भी ज्यादा आसान बना दिया गया है।
इसके ज़मीनी परिणाम सच में चिंताजनक हैं। मार्च और अप्रैल में खबरें आईं कि गैस की कमी की वजह से सूरत की मार्बल फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। नोएडा में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए, जहां सैकड़ों मजदूरों को गिरफ्तार किया गया। यहां तक कि कॉपर, जिसका भारत कभी भारी मात्रा में निर्यात करता था, अब हड़तालों की वजह से उसे महंगे दामों पर आयात करना पड़ रहा है। सोर्स के मुताबिक इन नए लेबर कोड्स के बाद असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा अब एक बहुत बड़ा सवाल बन गई है। और अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर, जिम्मेदारी का पैटर्न। सोर्स का कहना है कि ये कोई एक बार की घटना नहीं है, बल्कि एक पूरा पैटर्न है जो पिछले 1 दशक से चला आ रहा है। याद कीजिए 2016 की नोटबंदी, जब लोगों को महीनों तक लंबी कतारों में लगना पड़ा। फिर 2020 का कोविड संकट आया, जहां रिस्पॉन्स के नाम पर थाली पीटने जैसी प्रतीकात्मक चीजों पर ज्यादा जोर दिया गया। और अब ये मौजूदा आर्थिक संकट, जहां फिर से वही फॉर्मूला अपनाया जा रहा है। संकट का सारा बोझ आम जनता के त्याग पर डाल देना और उसे देशभक्ति का नाम दे देना। आलोचकों का तर्क है कि यह पैटर्न इसलिए है ताकि नेतृत्व अपनी जवाबदेही से बच सके, जो हमें इस पूरे विश्लेषण के सबसे अहम सवाल पर ले आता है। जब ऐसे बड़े ढांचागत आर्थिक संकट आते हैं तो अंततः जवाबदेही का बोझ किसे उठाना चाहिए? क्या ये पूरी तरह से सरकार की नीतियों की जिम्मेदारी है, या फिर इसे सिर्फ जनता के त्याग के भरोसे छोड़ देना चाहिए? इस एक्सप्लेनर का मकसद था सोर्स में दिए गए इन गंभीर सवालों और तथ्यों को निष्पक्ष रूप से सामने रखना। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और इस सवाल पर एक बार विचार जरूर कीजिएगा।